नमस्कार। और आज एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में एक फाइट स्टोरी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और इंश्योर्ड ने किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से अपने क्लेम हक के लिए फाइट की और कैसे अपना क्लेम हक लिया। तो ये वीडियो आज उस विषय में है। और ये एक पोस्ट कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, जिस जो मेरे रखा हुआ एक नाम है, यानी कि जबरदस्ती क्लेम को टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना इलीगल तरीके से। तो ये उस तरह का क्लेम है। और ये लास्ट मंथ मेरे संपर्क में ये क्लेम आया। और इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू एक साहब ने, जयपुर के एक साहब, जयपुर राजस्थान के एक साहब ने देखा, मुझसे ईमेल पर कम्युनिकेशन किया। हमारे बीच कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुआ। फिर मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी और उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बातचीत की और अपने क्लेम को एक्सप्लेन किया, अपनी दिक्कत परेशानी को बताया। मैंने इसके लिए सॉल्यूशन बताया उनको। और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ इस क्लेम केस में जोड़ा, प्रोफेशनली तौर पर मैं जुड़ा। तो और अभी भी ये क्लेम अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो विवाद है वो निपट गया है, उसका हल मिल गया है। और गाड़ी रिपेयर के लिए अप्रूवल मिल गया है बीमा कंपनी से, जिसे बीमा कंपनी पहले ज़बरदस्ती गलत तरीके से टोटल लॉस बेसिस पर सेटल कर रही थी, और जिसका नाम वो कैश लॉस क्लेम सेटलमेंट रख रही थी। तो ये एक किया सेल्टोस गाड़ी का क्लेम है। 2020 मॉडल गाड़ी है ये। और शुरू से इंश्योर्ड के पास है, और इसका 20 फरवरी 2025 को जयपुर में ही कहीं एक्सीडेंट हो गया था। इसके लिए टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी। टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी से अभिप्राय उन बीमा पॉलिसी से है जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर के जो डीलर वर्कशॉप डीलर्स होते हैं, जो इस पॉलिसी को इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचते हैं। तो इनको इनमें कैशलेस क्लेम फैसिलिटी और कुछ उस फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं। तो इंश्योर्ड का शुरू से ही जो बीमा है वो डीलर से ही पॉलिसी खरीद रहे थे, यानी टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो गाड़ी एक्सीडेंट के बाद ये साहब अपनी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को टोइंग टोइंग जो भी टोइंग क्रेन से एक डीलर वर्कशॉप पर ले गए और सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने एक आईआरडीआई अप्रूव्ड सर्वेयर को इस क्लेम के लिए अपॉइंट किया। और सब सर्वे साहब ने सर्वे किया और कुछ दिन के बाद इंश्योर्ड को बताया कि आपका क्लेम टोटल लॉस क्लेम है और आपको एक कंसेंट देनी पड़ेगी। और इस गाड़ी को लगभग 4,70,000 में एक कबाड़ी खरीद रहा है। आपको फॉर्म 28, 29, 30 पर सिग्नेचर कर कर देने होंगे। और जो रेस्ट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है लगभग, वो बीमा कंपनी आपको दे देगी। इस गाड़ी की आईडी भी 6,22,000 रुपए थी। और ये निजी क्षेत्र की एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इसका पैकेज पैकेज पॉलिसी थी। तो ये मैटर था। और और इसके बाद बीमा कंपनी की तरफ से इंश्योर्ड को एक मेल आई थी। उसमें लिखा था कि साहब हमने अप्रूव्ड सर्वेयर के सर्वे रिपोर्ट के अप्रूव्ड सर्वेयर के अनुसार इस क्लेम को कैश लॉस बेसिस क्लेम पर सेटलमेंट कर रहे हैं। इसके लिए हमको ये पेपर्स चाहिए, फॉर्म 28, 29, 30 पे सिग्नेचर चाहिए, गाड़ी की चाबी चाहिए, ये और दो तीन और एक हम अटैच्ड इसमें कंसेंट फॉर्मेट भेज रहे हैं, जिसको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट के रूप में चाहिए। तो साहब इंश्योर्ड ने मेल पर बीमा कंपनी को कंसेंट भी दे दी थी। अलबत्ता बीमा कंपनी ने तो कोई ऑफर दिया ही नहीं था कि क्या कितने रुपए में किस तरीके से क्लेम सेटलमेंट हो रहा है। और उल्टा इंश्योर्ड से बिना ऑफर दिए ही कंसेंट की मांग कर रहे थे और इंश्योर्ड ने दे भी दी थी। तो खैर फिर मैंने इंश्योर्ड से, ये 10 मार्च की बात है, शायद 10 मार्च 2024 की। फिर गाड़ी का रिपेयर एस्टीमेट, इंश्योरेंस पॉलिसी और गाड़ी के कुछ फोटोग्राफ देखे। तो मुझे लगा ये वर्कशॉप ने 5 लाख रुपए के आसपास का रिपेयर एस्टीमेट दिया था
और मुझे लगा ये गाड़ी मार्जिन पे है, चूंकि 75% 4,68,000 रुपये के आसपास होता था। तो हमने तय किया कि इस गाड़ी को देखना और वर्कशॉप से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी को रिपेयर तो डीलर वर्कशॉप ने करना है, ना तो हमने करना है, ना आपने करना है इंश्योर ने, ना सर्वेयर साहब ने करना, ना इंश्योरेंस कंपनी ने करना। तो इसकी एक्सपर्टीज तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग डीलर वर्कशॉप है वही है, और उसे नहीं रिपेयर करना है तो उससे मिलकर उसके रिपेयर खर्च को जानते हैं। तो अगले दिन मैं सुबह दिल्ली से शताब्दी ट्रेन पकड़ कर जयपुर गया, फर्स्ट हाफ में जयपुर पहुंच गया, वहाँ मुझे ये साहब मिले स्टेशन पे और मुझको लेकर ये वर्क उस किया डीलर वर्कशॉप पर गए। वहाँ हमने किया डीलर वर्कशॉप पे जो इस गाड़ी के एडवाइज़र थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि हम जो बीमा कंपनी जिस तरह और तरीके से टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए कह रही है, उसके लिए हम एग्री नहीं कर रहे और हम अपनी गाड़ी को रिपेयर कराना चाहते हैं। तो चूँकि हमें रिपेयर खर्च की जानकारी हो कि कितना खर्च होगा, तो उसके बाद हम इसे रिपेयर कराने का डिसीज़न लेंगे। साहब उन्होंने एडवाइज़र साहब ने अपने टेक्नीशियन के साथ हमें लेके गाड़ी का इंस्पेक्शन किया, गाड़ी को डिसमेंटल किया। हमने एस्टीमेट लेके उनसे पूछ कर एक-एक पार्ट को टिक किया, जो क्रॉस होना था, जो नहीं डलना था उसे कट किया, जो पार्ट की ज़रूरत नहीं थी हमने उसे कट किया। और जो पार्ट वैसे एस्टीमेट काफ़ी हद तक ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उल-जलूल बनाया, काफ़ी हद तक ठीक एस्टीमेट था। और कुछ पार्ट ऐसे थे जिनको रिपेयर किया जा सकता था, तो हमने वर्कशॉप की सहमति से उनको रिपेयर के लिए इंसिस्ट किया और रिपेयर कैटेगरी में डाला। कुछ पार्ट ऐसे थे जो बहुत माइनर डैमेज थे, जो चल सकते थे, जिनसे वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं आना था, तो हमने उनको उस लिस्ट से हटाने के लिए क्रॉस किया। फिर हमने वर्कशॉप से कहा साहब आप कुछ लेबर भी कम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब गाड़ी रिपेयर का आप डिसीजन लेंगे तो हम कुछ देख लेंगे। उसके बाद हमने उनसे एक नया रिवाइज एस्टीमेट लिया, ये जो पार्ट टिक वगैरह किए थे, तो एक रिवाइज एस्टीमेट दिया हमने, उसमें लेबर कम करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा इसमें तो हम नहीं कम करेंगे, लेकिन अगर आप गाड़ी रिपेयर कराएंगे तो कुछ उस समय हम देख लेंगे। तो इस तरीके से जो रिवाइज एस्टिमेट बना वो 4,62,000 का बना, जो कि 74.22 परसेंटेज ऑफ आईडीवी होता है। तो 74% ऑफ आईडीवी था लगभग, मोटा मोटा मानिए। तो हमने कहा भाई ये तो ठीक है, उसकी हमने कॉपी ली और अगले दिन हमने उसी दौरान जो बीमा कंपनी के एक मैन जो डीलिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने मेल करके वो फॉर्म 28, 29, 30 पे सिग्नेचर करके मांग की थी, हमने उनसे बात की। उनसे कहा साहब ये तो विद रजिस्ट्रेशन बेचना तो गलत है, आपका ये ऑफर, हम तो आरसी कैंसिलेशन करके ये क्लेम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा साहब आप हम टोटल लॉस कर कहाँ रहे हैं, हम तो कैश लॉस कर रहे हैं। तो हमने कहा साहब हम तो इंश्योरेंस पॉलिसी में तो कैश लॉस कोई टर्म ही नहीं है, या तो पार्शियल लॉस है जिसे रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है, या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है जिन्हें टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। तो वो बोले साहब ये तो आप ही ने कंसेंट दी है। तो हमने कहा साहब आपने ऑफर कहाँ दिया था, हमसे तो आपके सर्वेयर ने कहा कंसेंट दे दो, बिना ऑफर दिए कंसेंट मांगी, जैसे उन्होंने कहा वैसे दे दी, ये तो हमें अब जानकारी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा वैसा कुछ टाला, बोला आप वर्कशॉप से बात कर लो, अगर वो कम एस्टीमेट देता है तो हम तो रिपेयर के लिए दे देंगे। उसके बाद साहब अगले दिन हमने बीमा कंपनी को, इन साहब को और जो और उनके वरिष्ठ ऑफिसर थे उनको मेल की और वो रिवाइज एस्टीमेट की कॉपी दी और कहा साहब ये तो 75% ऑफ आईडीवी से कम रिपेयर खर्च का रिवाइज एस्टीमेट आया है, और हम भी पार्शियल लॉस बेसिस मतलब रिपेयर बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं, ये पार्शियल लॉस क्लेम है। तो साहब आप इसके लिए हमारी अप्रूवल दीजिए। उसके साथ 2-3 घंटे बाद ही वर्कशॉप की एक मेल आ जाती है। वो वर्कशॉप वाले लेते हैं साहब इसका जो ये रिवाइज एस्टीमेट है, ये तो हमने कल हमारी वर्कशॉप में इंश्योर्ड और उनके साथ एक प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने हमारे साथ इंस्पेक्शन किया, उन्होंने कुछ डैमेज पार्ट्स को इस लिस्ट से हटवा दिया, तो ये इसलिए काम है, अदरवाइज जो रिपेयर एस्टीमेट है वो तो 5 लाख का ही है, और उन्होंने उसकी कॉपी भी अटैच कर दी। अक्सर ये मेल बड़ी अजीब थी, ये मेल वर्कशॉप को करने की ज़रूरत क्या थी, उनसे तो किसी ने ना पूछा था ना कहा था।
और और हमने जो बीते हुए दिन जो उनके साथ जो भी हमने म्यूचुअल जो इंस्पेक्शन किया था वो आपसी सहमति से हुआ था, कोई हमने जोर जबरदस्ती नहीं की थी। तो उनका ये कहना कि नहीं साहब एस्टिमेट चार वो 5 लाख का है, ये गलत था और ये तरीका भी गलत था। ये वर्कशॉप को तो कॉपरेट करना चाहिए और उसको तो देखना चाहिए था, ये जो भी फाइट है वो इंश्योर्ड और बीमा कंपनी के बीच थी। और पहले तो कभी उस वर्कशॉप ने बीमा कंपनी या सर्वेयर को मेल नहीं की कि साहब आप क्या अप्रूवल है या क्या आप सही से कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उस विषय में कोई मेल नहीं थी। तो यहाँ थोड़ा सा ये जो डीलर वर्कशॉप का व्यवहार था वो गलत था, वो इंश्योर्ड कंपनी के पक्ष में था। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद हमने बीमा कंपनी से कहा कि मेल पर ही सब कुछ, मेल पे, राइटिंग में तो हम नहीं। कभी कभी फ़ोन आ रहे थे इंश्योर्ड को तो उतनी बात फ़ोन पे हो रही थी, लेकिन ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो राइटिंग में ही आ रहा था। हमने कहा साहब सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दीजिए और अगर आप टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट कह रहे हैं तो उसके लिए ऑफर दीजिए और रैक वैल्यू बताइए आरसी कैंसिलेशन के साथ, जो भी वैल्यू है उसकी डिटेल दीजिए और क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस बताइए हमको। साहब वो थोड़ा सा में हम रोज मेल कर रहे थे, फिर बीमा कंपनी से साहब हमको एक मेल कुछ दिन बाद हमें सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिली जो 17 मार्च 2025 की थी। यानी जब बीमा कंपनी वो कैश लॉस क्लेम सेटलमेंट ऑफर मतलब करने के लिए कर रही थी और वर्बल ऑफर दे रही थी और कंसेंट इंश्योर्ड से ले रही थी, तब तक तो अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट ही नहीं बनी थी। तो ये बड़ा अजीब है कि बिना अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट के प्राप्त किए आप क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं और इस गलत तरीके से। और अप्रूव सर्वेयर की भी वो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भाग ले रहे थे, तो जो बहुत गलत है। अप्रूव सर्वेयर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भाग नहीं लेना होता। अप्रूव सर्वेयर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है अप्रूव सर्वेयर का काम है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट करना और इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट नेट लाइबिलिटी की गणना करना, और ये सब काम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करना है और एडमिसिबिलिटी पर रिकमेंडेशन करना। तो और उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम है, लेकिन अप्रूव सर्वेयर ने तो वो काम नहीं किया था और उनकी जो रिपोर्ट थी वो टेक्निकली बहुत वीक थी और उसमें जो टेक्निकल टर्म यूज थी वो भी बहुत कमज़ोर थी। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं उसको कहूँ तो वो बहुत ही न्यूनतम, मतलब बहुत ही ब्लो स्टैंडर्ड सर्वे रिपोर्ट थी, लेकिन थी जो भी है। तो उसके बाद साहब हमने फिर बीमा कंपनी से हमारा कम्युनिकेशन चलता रहा कि बीमा कंपनी के फ़ोन आए कि साहब आप आइए, सर्वेयर आएंगे, हम आएंगे, गाड़ी को आपके सामने चेक करेंगे, गाड़ी में खर्चा ज़्यादा है ये। तो हमने इंश्योर्ड ने जवाब दिया साहब आके क्या करना, आपने चेक करनी चेक कर लो, हमने जो देख लिया हमारे हिसाब से तो 462 है, वो उसमें भी और कम हो जाएगा, 4.5 होगा। हमने बीमा कंपनी को मेल पर 3 ऑप्शन लिखे कि साहब अगर आप जो ये इल्लीगल तरीका बता रहे हैं उसके अनुसार अगर आप क्लेम सेटलमेंट करने जाते हैं, यानी 4,70,000 में इस गाड़ी को विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए कार स्क्रैप बायर को बेचते हैं और तो उसमें बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी लगभग 1.5 लाख आएगी। अगर हम तब तक हमारा मानना था कि अगर इस गाड़ी को आरसी कैंसिलेशन के साथ यानी एज ए रैक बेचेंगे तो इस गाड़ी को कोई 1.5 लाख में खरीदेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी लगभग 4,70,000 के आसपास आएगी। और तीसरा, अगर इस गाड़ी को पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पे सेटल करते हैं तो ये लगभग 4.5 लाख में रिपेयर होगी, 1,000 एक्सेस हो गया, एक्सेस क्लॉज हो गई, तो 4,49,000 के आसपास नेट लाइबिलिटी होगी। उसमें भी बीमा कंपनी को इन फ्यूचर जीएसटी जो होगा इसमें लगभग इस रिपेयर बिल में लगभग 1.25 लाख का जी वो होगा जीएसटी। तो जो बीमा कंपनी इन फ्यूचर जीएसटी जब फाइल करेगी तो ये वापस मिल जाएगा, तो बीमा कंपनी की देनदारी तो एक तरीके से 3.25 लाख की आएगी। और हम भी चाहते हैं कि पार्शियल लॉस क्लेम हो, रिपेयर बेसिस पे सेटल हो, हम गाड़ी को रिपेयर कराना चाहते हैं। तो और ये 3 ऑप्शन हमने दिए, पहले ऑप्शन को हमने लिखा वो इलीगल है उसके लिए हम सहमत नहीं है, बाकी 2 ऑप्शन है दूसरा और तीसरा बीमा कंपनी को जो ठीक लगे वो डिसीजन ले ले। उसके बाद साहब ऐसी मेल चलती रही, फिर बीमा कंपनी ने एक मेल पे हमको दिया, काफ़ी दिन लग गए। तो जब हम बार बार रैक वैल्यू पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, रैक वैल्यू 2,31,000 इस गाड़ी की रैक वैल्यू है, तो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी 3 लाख
90,000 होगी और टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट के लिए हम तैयार हैं, आप सहमति दीजिए। हमने फिर से उन्हें मेल लिखी कि साहब आपने हमें जो ये 2,31,000 वैल्यू बताई है, ये बहुत आरसी कैंसिलेशन के साथ, तो ये बहुत हमें हाई साइड लग रही है, लेकिन अगर फिर भी है तो आप इसकी हमें कोटेशन दीजिए। और इसमें बीमा कंपनी की लाइबिलिटी 3,90,000 आ रही है। अगर आप इसको अभी भी रिपेयर कराते हैं तो ये गाड़ी 4.5 लाख में रिपेयर होगी, 1,15 लाख के करीब जीएसटी होगा। तो बीमा कंपनी की जो देनदारी इन फ्यूचर लगा के भी लगभग 3.25 लाख आएगी। तो तब भी बीमा कंपनी को लगभग लगभग 35,60 65,000 रुपए के करीब का फायदा होगा। तो बीमा कंपनी को ये मेल गई, उसके बाद फिर बीमा कंपनी ने फ़ोन किया इंश्योर को। बातचीत हुई, उन्होंने कहा साहब अगर कुछ वो है तो फिर हम बात करते हैं, आपस में कुछ बातचीत की हुई तो वो इंश्योर को वहाँ ऑफिस में बुलाया। और उसके बाद फिर ये सब बातचीत हुई, तो इंश्योर ने कहा साहब रिपेयर पे ऐसा है या गाड़ी आप, तो फिर खैर उन्होंने कहा हमें 1-2 दिन का समय मांगा। और 1-2 दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि साहब हम 4,25,000 फिक्स लाइबिलिटी रिपेयर बेसिस के लिए तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो कंसेंट दीजिए। यानी बीमा कंपनी रिपेयर बेसिस की क्लेम सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने जो लाइबिलिटी है रिपेयर बेसिस में उसको मैक्सिमम 4.25 लाख पर फिक्स कर दिया, जो हमें लग रहा था शायद 4.5 लाख में रिपेयर होगी। तो इन शॉर्ट और हमने डिस्कशन किया, हमने क्या ठीक है मैटर शॉर्ट आउट हो गया है। हम और कोशिश करेंगे कि अपनी गाड़ी को थोड़ा कम में रिपेयर कर लें, या अगर 10-20 हज़ार अपने लग भी जाएं तो कोई बुराई नहीं है, और यहाँ इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्योंकि और आगे हम लीगल प्रोसेस में जाएंगे तो उसमें समय लगेगा, गाड़ी खड़ी रहेगी। और इस क्लेम में ना इंश्योर्ड खुद रिपेयर कराने का डिसीजन लेने के लिए भी सहमत नहीं थे, अगर वरना मैं जनरली रिपेयर का डिसीजन लेने के लिए कहता हूँ। क्योंकि 4.5 लाख या 4.25 लाख या 4 लाख एक बड़ा अमाउंट है, तो इंश्योर्ड इसके लिए पहले से ही सहमत नहीं थे। तो अगर यहाँ बीमा कंपनी नहीं मानती तो हमको फिर बीमा लोकपाल या कोर्ट आगे जाना पड़ता। और बीमा कंपनी आरसी कैंसिलेशन के साथ आ गई थी, तो वो ऑफर उनका फिर एक तरीके से ठीक था, वहाँ हम उन्हें गलत नहीं कह सकते थे। तो जो बीमा कंपनी का जो ऑफर अब फिक्स लाइबिलिटी के साथ 4.25 लाख के लिए आया था, वो लगभग लगभग ठीक था। यानी वो 68% ऑफ आईडीवी होता है, वैसे अप टू 75% तक का होता है। लेकिन चूंकि हमें गाड़ी रिपेयर करानी है और इतने लंबे समय हम नहीं चाहते विवाद में पड़े और खड़ी रखें, तो इसलिए हमने उनसे सहमति जताई। फिर उन्होंने उसको कहा कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये आप सहमति दो, या और जो इंश्योर्ड भी एक लेटर हेड पे अपने दे, तो वो दिला दिया है। अभी गाड़ी का अब वो रिपेयर का काम हम शुरू कराएंगे, और उस रिपेयर को हम वर्कशॉप से बात करके उसको मैनेज करेंगे। कोशिश होगी कि हम उसको 4.25 लाख तक ही कर लें, या अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो उसको मैक्सिमम 10-15 हज़ार रुपये हमारे लग भी जाएं तो कोई हर्जा नहीं है। तो इस तरीके से ये एक विवाद जो है ये हल हुआ। तो अगर इसमें मतलब ये 10 से 11 तारीख 10 मार्च से और 1 अप्रैल के आसपास ये हल हो गया, यानी 20-22 दिन लगे। और ठीक है इतने समय में हल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो जो मैं लाया हूँ इसका आशय ये है कि कभी भी ये इस तरीके के विवाद बहुत आते हैं। अलग अलग कंपनी में जो सुनवाई का या समाधान का स्तर अलग अलग है, कुछ मान जाती हैं कुछ नहीं मानती, कुछ में सुनवाई होती है कुछ में लंबा प्रोसेस चलता है। तो आप लिखित में शिकायत कीजिए, अगर आपको कोई गलत ऑफर दे रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए, राइटिंग में बीमा कंपनी से ऑफर मांगिए, पहले कंसेंट देने से पहले सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगिए। और अगर कोई आपको इलीगल ऑप्शन ब्लैंक फॉर्म 2829 तेज सिग्नेचर भी करके साल्वेज के नाम पे एज ए गाड़ी बेचकर और टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए कह रहे हैं, या कैश लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए कह रहे हैं, तो उसका विरोध कीजिए, उन्हें बताइए ये गलत है। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम सेटलमेंट के लिए कहिए, और गलत का विरोध कीजिए। तो जब आप सही तरीके से और सही जगह पर शिकायत करेंगे, और शिकायत भी कहाँ करें ये भी देखने बहुत महत्वपूर्ण है।
आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से उनके ग्रेवियंस चीफ ग्रेवियंस ऑफिसर की ईमेल आईडी ले सकते हैं, या और भी जो भी सम आईडी है, और जो क्लेम डीलिंग ऑफिशियल्स हैं उनकी या आईआरडीए ऑफिशियल्स की, उनको रखकर मेल कीजिए और लगातार कीजिए, हर दिन कीजिए। और सर्वे रिपोर्ट मांगिए। हो सकता है शोरूम में सर्वे रिपोर्ट ना दें, मना करें, सर्वे आप मना कर दें, लेकिन कुछ दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्वे रिपोर्ट भी दे देगी। और आप सही से प्रयास करेंगी तो आपको बहुत उम्मीद है आपको आपका जो वाजिब बीमा क्लेम हक है वो मिले। तो ये इनको इनका क्लेम का जो डिस्प्यूटेड हिस्सा था वो निमट गया है। अब गाड़ी रिपेयर होनी है तो वो तो हो ही जाएगी। अब वो आजकल में शुरू हो जाएगी। तो आप इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।